कार में नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। एक बहुत पुरानी फिल्म थी प्रेसिडेंट, जिसमें केएल सहगल साहब की आवाज में गाना था, एक बंगला बने न्यारा रहे कुनबा जिसमें सारा। बिहार चुनाव के दौरान नीतीश कुमार की बिहार से विदाई की उम्मीद लिए एक न्यारा बंगला का सपना देख रहे थे चिराग पासवान। उसी बंगले से उनके अपनों ने ही उनको बेदखल कर दिया। हालत यह हो गई कि चिराग को बंगले में एंट्री के लिए भी तरसना पड़ गया। चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस से मिलने उनके बंगले के बाहर हॉर्न बजाते रहे। 1.5 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन चाचा ने मुलाकात नहीं की। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार पर उगलने वाले आग की चिंगारी में ही आज चिराग झुलसते नजर आ रहे हैं। चिराग के तीखे हमलों को लेकर नीतीश चुनाव और चुनाव के बाद भी शांत रहे। सच यह भी है कि चिराग की आज अगर यह हालत हुई है तो उसकी पटकथा जेडीयू की ओर से बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से ही लिखनी शुरू हो गई थी, जिसकी तस्दीक चिराग को एलजेपी से बेदखल करने के ऐलान के बाद की तस्वीर करती नजर आ रही है। तस्वीर वीणा देवी के दिल्ली स्थित आवास सरस्वती अपार्टमेंट की थी, जहां चिराग के चाचा पशुपति पारस की अगुवाई में एलजेपी के 5 सांसद, जेडीयू सांसद और नीतीश के करीबी लल्लन सिंह के साथ मिलने पहुंचे थे, और साथ ही जेडीयू के संजय सिंह और महेश्वर हजारी भी थे। साथ आज खबर यह आ रही है कि एलजेपी के 5 सांसद लल्लन सिंह के साथ सीएम नीतीश से मुलाकात कर सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अपनी चिंगारी से नीतीश कुमार को झुलसाना चाहते थे, आज ये उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। खुद चिराग पासवान जो हैं खुद झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। शशांक जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि रामविलास पासवान जो लोजपा के नेता थे और बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में दलित नेता, और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि रामविलास पासवान के जो संबंध हुआ करते थे तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ, वो बहुत एक तरह से कहते ठोस हुआ करते थे और बहुत ही इस तरह हुआ करते थे कि कभी किसी ने रामविलास पासवान का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने जाने के बाद भी उनके संबंधों में कोई कमी नहीं आई। रामविलास पासवान जब तक देश की राजनीति में रहे हैं हमेशा बड़े पदों पर रहे हैं, सत्ता के साथ रहे हैं, और कहीं ना कहीं रामविलास पासवान की जो स्वीकार्यता है, जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, वो तमाम राजनीतिक दलों में। यही कारण है कि वो एनडीए की सरकार में मंत्री रहे, यूपीए की सरकार में मंत्री रहे, और जो संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी, उसमें भी वो मंत्री रहे थे, केंद्रीय मंत्री रहे थे। तो रामविलास पासवान ने जो राजनीतिक विरासत खड़ी की थी, वो लगभग 20 सालों की उनकी जो अपनी राजनीतिक विरासत थी, उसके पहले वो जनता दल में थे। तो रामविलास पासवान ने जो खड़ी की थी अपनी विरासत, उसको कहा जाए कि कहीं ना कहीं उनके बेटे चिराग पासवान संभाल नहीं पाए। और जैसे ही पिछले साल रामविलास पासवान बीमार हुए और विधानसभा से पहले, चुनाव से पहले उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद जो उनके पार्टी के अंदर तमाम बड़े नेता थे, खास करके उनके परिवार के लोग और उनके चाचा जो पशुपति पारस हैं और जो सीनियर लीडर्स हैं जो लोजपा के, उन तमाम लोगों ने इनको सलाह दी थी कि कहीं ना कहीं जो एनडीए के साथ हो रहे हैं और एनडीए के साथ चुनाव लड़े, लेकिन उनकी सलाह को इग्नोर करते हुए तमाम लोगों से कोई बिना कंसल्टेशन किए हुए उन्होंने एक रास्ता अख्तियार किया, और रास्ता था एनडीए से निकल जाना, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ खुद को शो करना, लेकिन एनडीए से बाहर हो जाना और अलग चुनाव लड़ना। और खास करके जो सीएम नीतीश कुमार है, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने बाद में, उसकी मुखालफत करना। देखिए, कल महबूब अली कैसर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। महबूब अली कैसर ने कहा था कि कोई डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंसेस है, और वो डिफरेंसेस है कि उनकी जो कनेक्टिविटी थी अपने नेताओं से वो कम हो गई थी, और लोग विधानसभा के चुनाव में उन्होंने जो नीतीश कुमार पे हमला बोला था या नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़कर उनको हराने की जो निगेटिव कैंपेन चलाई थी, पार्टी उससे सहमत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर असहमति के बावजूद उस वक्त वो नहीं बोल पाया, क्योंकि तुरंत रामविलास पासवान की मौत हुई थी। लेकिन अब 1 साल गुजरा है
तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर इस बात को लेकर क्षोभ है। और दूसरा, पार्टी के जो पशुपति कुमार पारस हैं, जो कि बिहार सरकार में इससे पहले मंत्री भी रहे हैं, उनके पास पशुपालन मंत्री विभाग था, तो उनकी भी कहीं ना कहीं ये मंशा थी कि सरकार के साथ रहा जाए और सरकार में बाद में शामिल हुआ जाए। लेकिन चिराग पासवान ने तमाम चीजों को ध्वस्त किया और यही वजह है कि लगभग 1 साल बाद बगावत खुद के सामने आ गई है। तो कहीं ना कहीं जदयू का जो फैक्टर की बात आप कर रहे हैं, असली मुद्दा क्या है कि जदयू ने रिवेंज लिया है क्या, जदयू ने क्या अपना बदला लिया है, कि जदयू ने कोई बदला नहीं लिया है। जदयू ने जो परिस्थितियां लोजपा में बन रही थी उसको एक हवा दी। वो परिस्थितियां ये बन रही थी कि जो परिवार के अंदर रामविलास पासवान के समय परिवार एक कुनबा हुआ करता था, वो कुनबे के अंदर अब स्वीकार्यता एक दूसरे की खत्म हो चुकी थी। और चिराग पासवान चाचा को छोटा मानते थे और चाचा अपने को बड़ा मानते थे, क्योंकि चाचा का कहना है कि रामविलास के पासवान के जाने के बाद जो तमाम विरासत आनी चाहिए, तमाम चीजों को मुखिया के नाते पशुपतिनाथ पास खुद को मानते थे, लेकिन चिराग पासवान एक अलग लाइन ले रहे थे और कहीं भी अपने परिवार के लोगों को संपर्क नहीं कर रहे थे। बिहार प्रदेश की बात की जाए तो बिहार प्रदेश में प्रिंस राज प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कि पशुपतिनाथ पास के भी भतीजे हैं, रामविलास पासवान के भी भतीजे थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी ऐसा महसूस किया कि उनके जो बड़े भाई हैं वो भी तमाम चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये चीजें एक दिन में बिल्ड नहीं हुई हैं, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने जदयू को नुकसान पहुंचाया था, जदयू ने जब ये माहौल भापा तो अपने नेताओं को लगाया, महेश्वर हजारी को लगाया, संजय सिंह को लगाया, उसके अलावा ललन सिंह लगे। देखिए, 5 सांसद 6 सांसद हैं लोजपा में, उसमें 3 सांसद रामविलास पासवान के परिवार के हैं और बाकी 3 में 2 भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं, चंदन सिंह और वीणा देवी। इनको ललन सिंह ने साधा और महेश्वर हजारी ने, जो महबूब अली कैसा है खगड़िया से सांसद, इनको साधा। ये प्रक्रिया लंबी चल रही थी, लेकिन जब बात बन गई तो अब उन्होंने चिराग पासवान को दूध की मक्खी तरह निकाल कर फेंका और संसदीय दल के नेता के रूप में पशुपतिनाथ पारस को स्टेब्लिश कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीति है, ये परिवार की भी लड़ाई है, संगठन की भी लड़ाई है, और इसके अलावा जदयू के साथ जिस तरह का मतभेद पैदा किया था चिराग पासवान ने, जो लोजपा के जो नेता है वो इसको एक तरह से कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि जदयू के नेता इस पूरे ऑपरेशन में लगे रहे और संभावना है कि आज वो तमाम एमपी नीतीश कुमार से मिले और ये कहें कि आप पार्टी उनके साथ है, क्योंकि वो पार्टी में जो लोग विचारधारा विपरीत चला रहे थे वो अब पार्टी में नहीं। जी शशांक जी, लेकिन इस टूट के बाद जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसे इसको लेकर के अपने अपने एंगल से परिभाषित करने लगे थे कि इस टूट की वजह क्या हो सकती है। बहुतों ने कहा कि नीतीश कुमार इसकी वजह है, उन्होंने ही इसको तोड़ा है। बहुतों ने कहा कि खुद उनके चाचा ने तोड़ा है। हालांकि उनके चाचा का कहना है कि जो भी उन्होंने ये फैसला लिया है वो पार्टी के हक में फैसला लिया है, क्योंकि पार्टी में बगावत की एक तरीके से आवाज़ ज़्यादा बुलंद होने लगी थी और उसको देखते हुए उनके चाचा ने ये फैसला लिया है। लेकिन अब ये शशांक जी खबर आ रही है कि जो 5 सांसद हैं वो लल्लन सिंह के साथ नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं और ये भी कयास भी लगाए जा रहे थे कि ये जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से बातें हो रही थी तमाम सांसद ने, चाहे वीणा देवी ने, महबूब अली कैशन ने, इन 2 सांसदों से बात हुई जो उनके परिवार से लगे। उसके अलावा पशुपतिनाथ पारस ने, इन तीनों लोगों ने इस बात पे खंडन किया है कि वो किसी पार्टी में मर्ज करने जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वो लोजपा में है और लोजपा का नेतृत्व पशुपतिनाथ पारस के हाथ में आ गया है, यानी लोजपा टूटी नहीं है, लोजपा ने सिर्फ नेतृत्व बदला है। देखिए, इतनी जल्दी नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो पर्दे से पीछे पूरी राजनीति जरूर चल रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी नीतीश कुमार इस बात को साबित कर देंगे कि कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड में नीतीश कुमार का हाथ है। तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार बहुत जल्दी खुलकर सामने आएंगे, क्योंकि जो उनको मैसेज देना था उन्होंने मैसेज दे दिया है। देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण विषय है कि नीतीश कुमार ने पार्टी तोड़ा है या पार्टी के अंदर चिराग पासवान को आइसोलेट किया है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर इसके जड़ में चिराग पासवान खुद ही है। चिराग पासवान लंबे समय से पार्टी नेताओं को इग्नोर करते आए हैं, डिसीजन मेकिंग में किसी को साथ नहीं रखते थे, यानी पशुपतिनाथ पारस तक को बड़े बड़े डिसीजन में शामिल नहीं करते थे और खुद ही अपनी मां के साथ मिलकर डिसीजन लेते थे। तो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान के जाने के बाद वो गैप बढ़ते जा रहा था और वो खुल के सामने आया। संगठन में भी चिराग पासवान किसी की नहीं सुन रहे थे। प्रदेश का कमान संभाल रहे थे प्रिंस राज, जो अपने ढंग से काम चलाना चाह रहे थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं ना कहीं चिराग पासवान थे। तो जो संगठन और परिवार की लड़ाई है उसमें जो आग लगी थी उसको सिर्फ नीतीश कुमार ने या जदयू ने उसमें घी डाला है। तो कहीं ना कहीं रिवेंज भी पूरा हुआ है नीतीश कुमार का, जिससे नीतीश कुमार को सिर्फ चिराग पासवान ने, जो कि पार्टी के बड़े नेता आप भी कह रहे हैं कि वो
विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को टारगेट करने के पूरी तरह से विरोध में थे, वो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये बात अब सामने आ गई है कि अकेले चिराग पासवान उस पूरे एपिसोड में थे, और अगर अकेले चिराग पासवान थे तो उनको पार्टी ने आइसोलेट कर दिया। तो नीतीश कुमार मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ये खुल के सामने आएंगे कि पूरी टूट में या पूरे गेम में उनका हाथ है। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि रामविलास पासवान के साथ जो बिहार का पासवान होता है लगभग 3 से 4% है, वो रामविलास पासवान के साथ बहुत ज्यादा इंटैक्ट था। तो ये देखना होगा कि रामविलास पासवान के बाद क्या वो पशुपतिनाथ पारस को अपना नेता मानता है या फिर चिराग पासवान को ही अपना नेता मानता है। तो इतनी बड़ी भूल कोई राजनीतिक पार्टी का मुखिया नहीं करेगा, वो भी नीतीश कुमार जैसा नेता, कि इन चीजों को बिना भापे हुए या सोसाइटी में या रामविलास पासवान के लोजपा के वोटर्स में क्या रिएक्शन होता है, वो किस करवट बैठते हैं, असली मुद्दा तो वो है वहां पर। तो वो किस करवट बैठते हैं, ये बिना भापे हुए नीतीश कुमार इतनी जल्दी खुलकर सामने नहीं आने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। बंद कमरे में मुलाकात हो सकती है या बंद कमरे में कोई गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन ओपन रूप से नीतीश कुमार सामने आ जाएंगे तो उन्होंने पार्टी के अंदर स्प्लिट कराया है, वो नीतीश कुमार तब तक नहीं आएंगे जब तक वो रामविलास पासवान या लोजपा के वोटर्स का वोट नहीं भाप लेते हैं। जी शशांक जी, लेकिन अब सवाल ये है कि अब चिराग पासवान क्या करेंगे। जैसा कि खबर आई कि वो खुद अपने चाचा से मिलने के लिए गए हुए थे और उनके घर के बाहर अपनी कार में बैठ करके करीब 25 से 30 मिनट तक उन्होंने इंतज़ार किया, लेकिन घर का दरवाज़ा नहीं खुला। वो लगातार हॉर्न बजाते रहें और इंतज़ार करते रहें, मुलाकात के लिए बोलते रहें, लेकिन उनके चाचा से मुलाकात नहीं हुई। उनके चचेरे भाई प्रिंस से मुलाकात हुई। तो अब कुल मिलाकर के चिराग पासवान जो है वो उन सब चीज़ों को, जो भी चीज़ें घटी हैं, जो भी टूट पैदा हुआ है, उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब चिराग पासवान करेंगे क्या? देखिए नहीं, आज दो बातें होंगी। चिराग पासवान के लिए सडन था, ये इतनी जल्दी हुआ, चिराग पासवान शायद संभल नहीं पाए। तो चिराग पासवान ने सबसे पहले वही किया जो उनको करना चाहिए था, उन्होंने मामले को स्लो करने की कोशिश की। यानी उन्होंने कोशिश की जो ये बगावत हुई है, ये बातें हुई है, ये आगे ना बढ़े, क्योंकि बाद में उसको कंपनसेट करना मुश्किल होता है जब बातें आगे बढ़ जाती है। इसी वजह से कल वो मुलाकात करने की कोशिश भी उन्होंने की और उन्होंने ऑफर भी दिया कि मैं अध्यक्ष पद को छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी माँ जो है वो अध्यक्ष पद पे आ जाए। कहीं ना कहीं उन्होंने गेम अपने पाले में रखने की कोशिश की है और मामले को सॉल्व करने दिखाने की भी कोशिश की है, लेकिन मामला उनके हाथ से फिलहाल निकल चुका है। लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। देखिए आज मैंने आपसे पहले कहा कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपका जो कोर वोटर नीतीश को माफ कीजिएगा, चिराग पासवान का या लोजपा का जो कोर वोटर है वो रामविलास पासवान के समय एक दुसाध वर्ग है बिहार में, वो था और वो कोर वोटर है, बहुत तेजी से उनके साथ इंटैक्ट है। उसका मूड क्या होता है, उसमें कितना विखंडन होता है, वो कितना अपील कर पाते हैं। निश्चित रूप से रामविलास के नाम पर जब भावुक अपील करेंगे उनकी पत्नी और चिराग पासवान, तो संभावना है कि वो रामविलास पासवान के नाम पर चिराग से ज्यादा अटैच हो। चिराग पासवान के बारे में राजद ने बड़े सकारात्मक कल बयान दिए। राजद के नेता की बयान अगर कल आप सुने, इंटेलेक्ट जो नेता है उनके, मनोज झा ने कल दिल्ली में बयान दिया था नियाज, उन्होंने कहा था कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि सांसद किसके साथ गए हैं, क्योंकि सांसद अगले लोकसभा चुनाव में फिर हट जाएंगे या बदल जाएंगे या नहीं रहे जी। महत्वपूर्ण है कि रामविलास पासवान का जो 4% कोर वोटर है दुसाध का, वो किसके साथ गया है, पासवान वोटर किसके साथ गया है, और अगर वो उस वोटर का मूड क्या होगा ये डिसाइड करेगा कि असली लोजपा किसके साथ है, वो पशुपतिनाथ पारस के साथ है या चिराग पासवान के साथ है। तो चिराग पासवान अभी गेम नहीं हारे हैं, अभी पार्टी के लेकर चुनाव आयोग पे पशुपतिनाथ पास गए हैं कि मैं ही असली लोजपा हूं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है, इस नाते वो भी जाएंगे वहां अपील करेंगे, चुनाव आयोग में दलील चलेगी। उसके अलावा पब्लिक के बीच में चिराग पासवान निश्चित रूप से जाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि चिराग पासवान ने समझ गए हैं कि पूरे एपिसोड में न सिर्फ जदयू है बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं ना कहीं मूक समर्थन दिया जदयू को, क्योंकि जैसे ही ओम बिरला के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास 5 सांसद पहुंचे अलग गुट की मांग को लेकर या खुद को संसदीय दल का नेता के रूप में प्रोजेक्ट करके, उसको तुरंत उन्होंने मान्यता दे दी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से भी उनकी जीत होगी, हालांकि खुल के सामने नहीं आएंगे। तो आप कहीं ना कहीं बैक चैनल राजद उनको सपोर्ट करेगी और एक इमोशनल कैंपेन बिहार में चल सकता है कि चिराग पासवान ये बताएं कि मेरे पापा के जाने के बाद चाचा ने मेरी गद्दी छीन ली। तो कहीं ना कहीं अगर ये इमोशनल होता है तो ये देखना होगा कि पासवान वोटर का मूड क्या होता है, और यही तय करेगा कि बिहार में लोजपा का असली वारिस कहीं ना कहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल शशांक जी, जिस तरीके से आपने ये बात कही कि एक इमोशनल गेम खेल सकते हैं चिराग पासवान, कि उनके पापा के जाने के बाद उनके चाचा ने
सत्ता एक तरीके से उनकी पार्टी का कब्जा कर लिया। लेकिन ये इमोशनल गेम कितना कारगर साबित होगा और क्या ये कर सकते हैं, और फिलहाल इतनी जल्दी चिराग पासवान हार मारने वाले नहीं है। लेकिन अभी जो जाहिरी तौर पर देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि उनका सारा जो राजनीतिक पासा है वो उनके चाचा पशुपति पारस के पास है। अब आगे आने वाले वक्त में राजनीतिक क्या होगी, इसको लेकर के एक अहम सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी तमाम जानकारी के लिए। वहीं झारखंड में अब कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती होना होगा। उन्हें अब घर में अपनी इच्छा से आइसोलेट होने की छूट नहीं मिलेगी। इस संबंध में राज्य के अपर मुख्य सचिव की तरफ से हर जिले के डीसी को निर्देश जारी कर दिया गया है। अगर विशेष परिस्थिति में किन्हीं को होम आइसोलेशन में रहना होगा तब उन्हें उसे डीसी से अनुमति लेनी होगी, और साथ ही 24 घंटे के अंदर संक्रमित व्यक्तियों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा लेने का भी निर्देश दिया गया है। कोविड पॉजिटिव पाए गए मरीजों को अब निश्चित रूप से कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। पॉजिटिव मरीजों को अपनी मर्जी से होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत नहीं होगी। तो अब घर में नहीं रह सकेंगे कोरोना के मरीज। अगर वो घर में रहना चाहते हैं, होम आइसोलेट होना चाहते हैं, तो उन्हें डीसी से परमिशन लेनी होगी। तो झारखंड सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। संक्रमित होते ही अस्पताल में उन्हें आइसोलेट होना पड़ेगा। तो इस संबंध में राज्य के अपर मुख्य सचिव की तरफ से हर जिले के डीसी को निर्देश जारी कर दिया गया है। अगर विशेष परिस्थिति में किन्हीं को होम आइसोलेशन में रहना होगा तब उन्हें उस जिले के डीसी से इजाजत लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में रह सकेगा। तो अनुमति मिलने के बाद ही संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में रह सकेगा, और साथ ही अब 24 घंटे के अंदर संक्रमित व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का भी निर्देश दिया गया है। कोविड पॉजिटिव पाए गए मरीजों को अब निश्चित रूप से कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा, और पॉजिटिव मरीजों को अपनी मर्जी से होम आइसोलेशन में रहने की इजाज़त नहीं होगी। होम आइसोलेशन में रहने के लिए मरीजों को एक आवेदन डीसी को देना होगा। उसके बाद डीसी के इजाज़त के बाद ही होम आइसोलेशन में रहा जा सकेगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, अब झारखंड सरकार ने एक नया आदेश दिया है कि अब जो भी कोरोना मरीज हैं उन्हें होम आइसोलेशन में नहीं रहना होगा, और अगर रहना भी होगा तो उन्हें डीसी से इजाजत लेनी होगी। कुंदन जी, देखिए, जैसे जैसे कोरोना संक्रमण के मामले कम होते जा रहे हैं राज्य में, वैसे वैसे स्थितियां बदलती जा रही हैं। और अब जहां पर टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट की बात की जा रही थी, तो वहीं पर अब राज्य सरकार ने एक नई नीति निर्धारित की है कोरोना संक्रमित मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए। और इसके तहत जहां पहले हॉस्पिटल में बेड्स उपलब्ध नहीं थे या बाकी तमाम सुविधाओं का अभाव हो रहा था क्योंकि मरीजों की संख्या इतनी अधिक थी, अब चूंकि स्थिति सुधरी है तो अब स्वास्थ्य विभाग ने और इस संबंध में जो एजेंसियां हैं उन्होंने यह दिशा निर्देश दिए हैं कि कोरोना के संक्रमण के जितने भी मरीज की पुष्टि होगी उन तमाम मरीजों को अस्पतालों में जाकर ही आइसोलेशन और क्वारंटाइन या इलाज की सुविधा दी जाएगी। अब उन्हें घरों में होम आइसोलेशन की सुविधा मुहैया नहीं होगी। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में अगर किसी व्यक्ति को होम आइसोलेशन में ही रहना है तो उसके लिए इस संबंध में एक आवेदन वहां के उपायुक्त को देना होगा। डीसी को आवेदन देने के बाद ही केस टू केस बेसिस पर उन्हें इस बात की अनुमति दी जा सकेगी। लेकिन जो ओवरऑल एक पॉलिसी स्थापित की गई है कि अब जितने भी कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि होगी वो क्वारंटाइन, आइसोलेशन और ट्रीटमेंट के लिए अस्पतालों में ही भर्ती किए जाएंगे। जी कुंदन जी, लेकिन जिस तरीके से ये एक नया आदेश जो दिया गया है कि आपको अगर कोरोना संक्रमित हैं तो आपको अस्पताल में ही आइसोलेट होना पड़ेगा, लेकिन अस्पतालों में क्या बेडों की संख्या में जिस तरीके से कमी देखी गई थी, तो क्या उन कमी को देखते हुए ये फैसला कितना कारगर साबित होगा?
देखिए नहीं, स्थिति यह हुई है कि राज्य में एक्टिव केसेस बहुत कम हो गए हैं, लगभग 3000 के आसपास एक्टिव केसेस हैं। कल की ही बात कर लें तो 151 मरीज कोरोना संक्रमित पूरे राज्य में पाए गए हैं। महज एक मरीज की मृत्यु हुई है जमशेदपुर से, और इसके अलावा बात करें तो 483 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं या वो कोरोना संक्रमण को उन्होंने मात दी है। तो जिस तरीके से कह सकते हैं एक्टिव केसेस में बड़ी संख्या में गिरावट देखने को मिली है, और तमाम अस्पतालों में कोविड वार्ड्स बनाए गए थे, वो तमाम वार्ड्स अब धीरे धीरे खाली हो चुके हैं। रिम्स के 18 विशेष वार्ड्स में जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा था, वहां महज अब 7 वार्डों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एक्टिव केसेस में कमी आई है, संक्रमण के रफ्तार में कमी आई है, और अब स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम बात कर लें कल के आंकड़ों की तो 151 वर्सेस 483, 3 गुने का फर्क है। जहां 151 संक्रमित मरीज निकलकर सामने आए हैं, वहीं 3 गुने से अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं। और खास करके सरकार ने या स्वास्थ्य विभाग ने जो यह दिशा निर्देश जारी किया है, इसके पीछे लॉजिक सिर्फ और सिर्फ यही है कि होम आइसोलेशन में रहने के बाद खतरे थे घर के बाकी दूसरे सदस्यों के संक्रमित होने की। चूंकि बेड्स खाली हो चुके हैं, अस्पतालों में उतनी भीड़ नहीं है कोरोना संक्रमित मरीजों की, तो इस खतरे को कम करने के लिए अब होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को अस्पतालों में ही आइसोलेशन या क्वारंटाइन में रहना होगा। जी कुंदन जी, लेकिन अगर कोई मरीज या मरीज के परिजन होम आइसोलेट होना चाहते हैं, उनके पास ऐसी व्यवस्था है जो होम आइसोलेट हो सकते हैं, तो क्या उनके लिए क्या प्रक्रिया होगी? क्या कोई टर्म एंड कंडीशन है जिसे फॉलो करना पड़ेगा? अगर कोई कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज कराना चाहता है तो इसके लिए बहुत संबंधित उपायुक्त को, डीसी को एक आवेदन देकर उनसे अनुमति लेनी होगी, और तमाम डीसी को यह निर्देश दिया गया है, तमाम उपायुक्तों को यह निर्देश दिया गया है कि केस टू केस बेसिस पर, कोई ओवरऑल पॉलिसी नहीं बनाकर केस टू केस बेसिस पर हर केस के मेरिट को स्टडी करते हुए ही होम आइसोलेशन की अनुमति प्रदान की जाए। अन्यथा तमाम संक्रमित मरीजों को अस्पतालों में ही उनका इलाज और आइसोलेशन की व्यवस्था की जाए। साथ ही जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों को होम किट घर तक मुहैया कराने की राज्य सरकार की योजना थी, उस योजना को भी बंद करने की बात की जा रही है, क्योंकि होम आइसोलेशन में मरीज रहेंगे नहीं तो होम किट उन्हें मुहैया कराने की कोई दरकार नहीं होगी। तो इन परिस्थितियों में कह सकते हैं कि सरकार ने अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण के लिए हर दिन अपनी नई नीतियों को, नई योजनाओं को लागू कर रही है, और हर दिन जो स्थितियां पैदा होकर आ रही है उन स्थितियों के मुताबिक कदम उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से सरकार जो भी अहम फैसले ले रहे हैं और जिस तरीके से इन फैसलों का नतीजा भी देखा जा रहा है, पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो एक भी कोरोना के कारण मौत का मामला सामने नहीं आया है, और राज्य में कोरोना पर लगातार ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी तमाम जानकारी के लिए। तो अब घर में होम आइसोलेशन की जो प्रक्रिया है उसे समाप्त कर दी गई है। झारखंड सरकार ने एक आदेश जारी किया है, और इस आदेश के अनुसार अब आपको होम आइसोलेशन में रहने के लिए डीसी से परमिशन लेनी होगी, एक आवेदन देना होगा। आवेदन के बाद डीसी जब अनुमति देगा तब जाकर के होम आइसोलेट आप खुद को कर सकते हैं। और इस फैसले के पीछे लॉजिक ये है कि होम आइसोलेशन की वजह से लोग, घर के लोगों के भी संक्रमित होने का खतरा लगातार बरकरार रहता था, तो इस खतरे को देखते हुए इस तरीके का होम आइसोलेशन का फैसला लिया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।